वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। बच्चों, दोस्तों, हम आज से शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट का पहला अध्याय जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। आप अपने पास कॉपी, कलम और किताब अभी वीडियो देखते वक्त रखिए ज़रूर, क्योंकि बिना लिखे बिना समझे आप इस वीडियो को फिल्म की तरह देख लेंगे। देखने वक्त समझ में आएगा, फिर बाद में भूल जाएंगे। इससे बेटर है कि आप अपने पास कलम कॉपी रख के इसे पढ़ें, ताकि ये चीज़ें आपके अंदर बसे, आपको समझ में आए। हम इसे बहुत क्लियरिटी के हिसाब से आपको पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे विथ एनिमेशन। आपको उन चीज़ों का एनिमेशन भी दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं आपको शब्दों से समझने में। बच्चे, ये हमारे पास आपके क्लास की किताब है। ये किताब आप अपने दुकान से, नज़दीकी दुकान से खरीद लें, या फिर आपके पास होगा, या फिर आपके विद्यालय में बांटी गई होंगी, वहाँ से आपको ये मिला होगा। इसी का पहला अध्याय है। इसमें कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं। इन 19 अध्याय में पहला अध्याय है दहन और ज्वाला, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो हम रुख करते हैं चैप्टर की तरफ और तथ्यों को समझने की तरफ। आइए, चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। दहन यानी कंबसन। इंग्लिश में क्या होता है दहन का इंग्लिश? कंबसन। दहन का इंग्लिश होता है कंबसन, और ज्वाला का इंग्लिश होता है फ्लेम। चैप्टर का जो नाम है पहले उसे समझते हैं क्या होता है। दहन यानी कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो जो जलने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही दहन होती है। वो जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है, यानी कंबसन कहलाती है। और जो चीज़ जो लपट उठती है ना, आग की जो लपटें उठती हैं, वही फ्लेम होती हैं। फ्लेम का 3 भाग होता है, और आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे। जब मोमबत्ती के फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उस पार्ट को पढ़ेंगे हम, इस फ्लेम को ज़्यादा डिटेल में। अब जो पदार्थ जल नहीं पाते, ऐसे पदार्थ जो जल नहीं पाते, उन्हें दाह्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? दाह्य पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ जल नहीं पाते वो अदाह्य होते हैं, और जो जलते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? दाह्य पदार्थ। जो पदार्थ जल जाते हैं वो दाह्य पदार्थ है, मतलब कंबस्टिबल हैं। वो कैसे हैं? कंबस्टिबल हैं। वो कैसे पदार्थ हैं? तो कंबस्टिबल हैं। और जो नहीं जलते हैं वो नॉन कंबस्टिबल हैं। कंबस्टिबल शब्द यही कंबसन से आया है, कंबस्टिबल। मतलब कि आपके पास अगर हम रख दें, कुछ पत्थर दे दें, पुआल दे दें, कागज़ दे दें, अलग अलग इन सब चीज़ों, कपड़ा दे दें, तो आप ज़रा सोच के देखिए, इनमें से तुरंत सलाई लगाने पर कौन सा जलेगा? पुआल, कागज़, कपड़ा, पत्थर, ईंट, क्या जलेगा? जो जल्दी जल जाए, या फिर जो जले, मतलब जिसमें जो देर से जले लेकिन जले, वो दाह्य पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ है। अब आप सोच सकते हैं, क्या पत्थर जलेगा जलाने पर? नहीं जलेगा। ईंट जलेगी जलाने पर? नहीं जलेगी। तो नहीं जलेगी तो वो अदाह्य पदार्थ होगा। कैसा होगा? अदाह्य पदार्थ होगा, यानी नॉन कंबस्टिबल होगा। कैसा होगा? नॉन कंबस्टिबल होगा। आपके इस बुक का जो ये पहला अध्याय है, यहाँ पर जो ये एक देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक टास्क दिया गया है। ये टास्क दिया गया है, आप इसे एज इट इज़ अपने कॉपी में लिखें, और वहाँ पर उन पदार्थों का नाम लिखें, कुछ पदार्थों का नाम लिखें और बताएं, जो कि पहले खाने में यहाँ पर लिख दिया गया है पदार्थ। क्या लिखा गया है? पदार्थ। उसके बाद दिया गया है दाह्य और अदाह्य। क्या दिया गया है? दाह्य और अदाह्य, जो कि मैं यहाँ अभी आपके पुस्तक में भी देख रहा हूँ। अब पदार्थ है, दाह्य है, अदाह्य है। इनमें आप पदार्थों के नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 करके, और बताएंगे उसके सामने वाले में कि यह पदार्थ दाह्य है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें पत्थर। अब पत्थर लिखेंगे तो क्या है? यह पदार्थ दाह्य है। तो अगर दाह्य है, जल सकता है? नहीं जल सकता है। तो अदाह्य के सामने टिक लगाएंगे, और फिर ऐसे एक अंडरलाइन कर देंगे। फिर अगले पदार्थ का नाम लिखे कागज। आपको जो जो दिमाग में आए आप उन्हें लिखें,
और यहाँ पर बताएं कि वो पदार्थ दाह्य है या अदाह्य है। इसके आपके दिमाग की समझ भी बढ़ेगी। अब चलते हैं समझने, जैसे कि जो भी पदार्थ आपके सामने मिली, अब इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें तुरंत सलाही लगाए और वो जल गया। कुछ ऐसे मिले जिनको सलाही लगाने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा जला। कुछ में इतना देर मतलब सलाही लगाने के बाद सलाही बुझ जाए लेकिन वो नहीं जलेगी सामान, लेकिन कुछ देर तक आग उसको अगर गर्मी देते रहे तो वो क्या करेगी, जल जाएगी। तो आखिर ये सभी जितने भी पदार्थ हैं ये सभी के सभी अलग अलग टेम्परेचर पर जल रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे जल रहे हैं। किसी को कम तुरंत ही आग देने पर जल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा आग देने पर जलता है, किसी को आग देते रहिए नहीं जलेगा, है कि नहीं। तो उनमें से जो पदार्थ, तो यही कहा जाता है एक निश्चित तापमान, माने ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे, वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ज्वलन ताप कहलाता है, यानी इग्निशन पॉइंट। इंग्लिश में क्या होता है? इग्निशन पॉइंट, हिंदी में ज्वलन ताप, यानी इग्निशन पॉइंट। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, जैसे सलाई लगाए और माचिस जला और जलते ही जैसे ही कागज़ के पास ले गए कागज़ जल गया, यानी कागज़ का इग्निशन पॉइंट बहुत ही लो है, इसलिए वो तुरंत क्या है, जल गया। अब आगे आपको समझाया गया है कि दावानल, क्या समझाया गया है? दावानल समझाया गया है। बच्चे दावानल क्या होता है, इस शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे दावानल यहां लिखते हैं हम, इंग्लिश में इसको फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। अब जो फॉरेस्ट फायर होता है, इसके शब्द से ही थोड़ा सा समझ के देखिए। जैसे अनल, दवा अनल, मतलब दाव अनल, इसमें अनल एक समझ में आ रहा है और दानव भी समझ में आ रहा है। अनल भी समझ में आ रहा है और दानव भी समझ में आ रहा है। मतलब अनल ऐसा, अनल का मतलब होता है आग, और दानव का समझ ही रहे हैं, दानव मतलब आग का वो रूप, आग का वो रूप जो एकदम प्रचंड हो, दानव के जैसा हो। कैसा हो? दानव के जैसा हो। उसी रूप को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। हाल फिलहाल में अभी से कोरोना काल जिस समय आया था, उसी समय की बात है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में इतनी भीषण आग लगी थी कि वहाँ पर पूरे मतलब कि समझिए कि आधी से आधी जंगल, बहुत सारे जंगल क्या है थे, पूरी की पूरी जंगल लगभग जल गई थी। तो वैसे आग को क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। तो आई होप अभी तक आप तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। आप ये जो चीज़ें हम आप लिखा रहे हैं, ऑन बोर्ड आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उसके लिए चिंता ना करें। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखाया जा रहा है फिर हम कैसे लिखेंगे, तो उस चीज़ की PDF हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप इंस्टा पर, टेलीग्राम पर भी हमसे इसी प्रकार से संपर्क साध सकते हैं और हमसे PDF ले सकते हैं। और PDF का रेफरेंस लेकर आप अपना एक नोट्स तैयार करिए। आप ऑफलाइन बैच में जाते हैं, वहाँ जाइए, शिक्षक से पढ़िए, और उसके साथ साथ जब ये देखिएगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आने वाले इन फ्यूचर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ से सवाल आपको आते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को, बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको फिर से राय दिया जाता है कि इन सब चीज़ों को फिर से पढ़िए। तो क्यों ना हम आज ही से अच्छे से पढ़ें, है कि नहीं। समय निकल जाएगा, फिर इन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आज आपके पास समय है, पूरा रगड़िए, जितना रगड़ पाते हैं इसे रगड़िए। हो गया। अब यहाँ तक हमने इसे समझा। हम अब एक बार बोर्ड साफ करते हैं। तो बच्चे, ये जितने पदार्थों के बारे में हमने बात किया, इन सभी को जलने के लिए कुछ शर्त होती है, कुछ ना कुछ शर्त होती है जिनके वजह से पदार्थ जलते हैं। बिना शर्त के, अब जैसे कि शर्त क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है। अब पत्थर को रख दें, सलाही मारते रहें, दिन भर मार रहे हैं सलाही, जलेगा? नहीं जलेगा। क्या जलने का हो, जलेगा ही नहीं सलाई मारने से। कागज रख ले, जलाए तो चट से जल जाए, जरी कि ना जरी, जल जाई। तो जो चीज़ जलने वाली है उसका होना बड़ा आवश्यक है, यानी ज्वलनशील पदार्थ का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद मतलब जो भी वस्तु जल रही है उसको उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए।
मतलब सलाही मारने से अगर कोई वस्तु नहीं जल रही है तो उससे अधिक देर तक उसमें कोई कुछ आग दे सके, गर्मी दे सके, उसका होना जरूरी है। मतलब कि ज्वलन ताप तक पहुंचाने वाली जितने भी, जैसे कोई वस्तु जला रहे हैं तो उस वस्तु को जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो वस्तु जल जाए, तो उसको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये दूसरा शर्त है। तीसरा शर्त है कि बिना हवा के उपस्थिति के आप दुनिया के किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते, वो हवा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 3 शर्तें हैं किसी भी वस्तु को जलने के लिए। पहला शर्त कि ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा कि वो पदार्थ वैसी व्यवस्था जो उस वस्तु के ज्वलन ताप तक पहुंचाए वो, और तीसरा हवा का होना। अब हवा में क्या ऐसा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। आप अपने क्लास 7th में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा जो ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था उसके बारे में पढ़े होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में जानना कि ऑक्सीजन कैसे पता चला ऑक्सीजन के बारे में, तो हमारे चैनल पर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ऑक्सीजन की कहानी आप जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि क्लास 7th की है, और उसको आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्टले ने कैसे खोजा। तो अब आते हैं पॉइंट पर कि पदार्थों के जलने की शर्तें। तो ये 3 शर्तें होती हैं किसी भी पदार्थ को जलने की, है कि नहीं। तो अब आपकी किताब में एक और चीज़ दिखाई गई है, माचिस की कहानी। माचिस के बारे में समझाई गई है कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ। माचिस के आविष्कार के बारे में हमने एक अच्छा सा वीडियो, मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो ही बना दिया है, जो कि आप पूरे से समझ सकते हैं उसको। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर यहाँ पर आप कॉर्नर पे आई पॉइंट पे आप देख रहे होंगे एक चौड़ा सा पट्टी जिस पर माचिस की कहानी लिखी हुई आ रही होगी, वहाँ से आप उसको टच करके वहाँ जाकर डायरेक्ट वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ से माचिस की कहानी पता चल जाएगी और आपको ये क्लास इतना लंबा नहीं देखना पड़ेगा। फिर है मोमबत्ती के बारे में जानना। किस बारे में जानना? मोमबत्ती के बारे में जानना। इसके बारे में जानना हमें बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी से लेकर इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक भी जब बैठेंगे आप तो मोमबत्ती के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके फ्लेम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए हम बनाते हैं मोमबत्ती का इस पर एक चित्र। हाँ तो बच्चे, हमने बोर्ड पर मोमबत्ती की तस्वीर बना दी है, और मोमबत्ती के बारे में, इसके फ्लेम्स के बारे में जानने से पहले, इसके फ्लेम के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं मोमबत्ती के बारे में थोड़ा, मोमबत्ती के इतिहास के बारे में। एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इन्होंने 1860 में मोमबत्ती के बारे में लोगों को जानकारी दी। और जानकारी क्या दी मोमबत्ती के बारे में? उन्होंने कहा कि मोमबत्ती एक मोम से बना हुआ ईंधन है। क्या है मोमबत्ती? एक मोम से बना हुआ, मतलब कि मोम एक ईंधन है। मोम ही क्या है? एक ईंधन है। इसका मतलब है कि मोम से हमें ऊर्जा मिलती है। मोम से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी ये जो मोमबत्ती होती है यह एक ऊर्जा देने वाली ईंधन है। ये किस चीज़ से बनी होती है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? हाइड्रोजन और कार्बन से। यह हाइड्रोजन और कार्बन का सिंबल है बच्चों। ये सिंबल यानी संकेत है हाइड्रोजन और कार्बन का। हाइड्रोजन और कार्बन तत्व होते हैं जो कि आप आगे के कक्षा में पढ़ेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिली हुई चीज़ है। जब यहाँ पर, जब इसके बत्ती में आग लगाया जाता है, जब किसी मोमबत्ती के बत्ती में आग लगाया जाता है, तो इस बत्ती के आग के वजह से, इस बत्ती के आग के वजह से यहाँ का मोम पिघलता है। और मोम जब यहाँ का पिघलेगा तो पिघल कर यहाँ से जो भी मोम जो पिघल कर यहाँ पर धीरे 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 ऊपर की तरफ रिस के, विसरण विधि के द्वारा ऊपर की तरफ रिस के चले जाते हैं। जब ऊपर की तरफ रिस के ये जाएंगे, ऊपर की तरफ इसके ये जब जाएंगे तो जाने के बाद में यहाँ पर जलकर हाइड्रोजन और कार्बन जो है वह अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ जलता है और जलवाष्प बनाता है। क्या बनाता है? जलवाष्प बनाता है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल नहीं सकता है, और इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है और क्या बनाता है? जलवाष्प बनाता है। और फिर कार्बन को भी क्या करता है? जलाता है हाइड्रोजन वहाँ पे। तो ऐसे ही यह मोमबत्ती इन्हीं के जाने की वजह से, चूंकि यह ईंधन का कार्य करता है मोम, इसलिए यह मोमबत्ती इस ईंधन को यूज करके जलती है। अब समझते हैं मोमबत्ती का वो फ्लेम। क्या समझते हैं? मोमबत्ती को फ्लेम के बारे में। तो इन्होंने तो इसके बारे में बता दिया, हम समझते हैं मोमबत्ती के फ्लेम के बारे में। मोमबत्ती के फ्लेम का जो बाहरी हिस्सा होता है वह नीला और अदीप्त होता है। यानी अदीप्त से कहने का मतलब है प्रकाश के मतलब कि ये 2 क्षेत्र होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त होते हैं।
दीप्त क्षेत्र उन्हें कहते हैं जहां से प्रकाश निकलती है, और जिस क्षेत्र से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है। तो इस मोमबत्ती के फ्लेम का जो बाहरी भाग होता है वह अदीप्त क्षेत्र होता है, यानी यहाँ से प्रकाश नहीं निकलती है, प्रकाश हल्का सा निकलती है ना के बराबर, और यह क्षेत्र नीला होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पूर्ण दहन होता है। क्या होता है यहाँ पर? पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन इसलिए होता है कि बाहरी भाग पे ऑक्सीजन जो है वातावरण से ज़्यादा मिलती रहती है। हमने अभी आपको इसी क्लास में थोड़ी देर पहले समझाया कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलाई नहीं जा सकती, हवा की उपस्थिति बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर थोड़ी देर इसे, और सबसे ज़्यादा गर्म होता है इस वजह से यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अब बीच वाले भाग पे आते हैं। बीच वाला भाग जो होता है वह पीला कलर का होता है और अधिक चमकीला होता है, और यहाँ आंशिक दहन होता है। क्या होता है? यहाँ आंशिक दहन होता है। तो ये पीला और अधिक चमकीला, यहीं से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलती है, और यह क्षेत्र दीप्त होता है। कैसा क्षेत्र होता है? दीप्त क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं नीचे वाले क्षेत्र का। सबसे अंदर जो क्षेत्र है उसका, वह काला कलर का होता है और आंशिक दहन होता है। वहाँ पर कैसा दहन होता है? आंशिक दहन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो होते हैं, जो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का जो कार्बन होता है वो यहाँ पर ज़्यादा जमा रहता है। बीच वाले भाग में क्या रहता है? ज़्यादा जमा रहता है। हम आपको यह क्षेत्र जूम करके एक बार दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि जब ये इसका आंशिक दहन यहाँ पर हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर? आंशिक दहन, यानी खूब अच्छा से दहन, चूंकि ऑक्सीजन अच्छा से सबसे नीचे नहीं पहुँच पाती है। बच्चे, अब आपके क्लास में यहीं पर ये जो आपके क्लास का ये जो पुस्तक है, इसी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो कि आपके पुस्तक में ही हैं। आप अपने पुस्तक का पेज नंबर 8 में जब देखिएगा तो आपसे पूछा गया है कि आग गर्म क्यों होता है? आग गर्म क्यों होता है? फिर आपसे पूछा गया है कि आग पर नियंत्रण कैसे करें? आपसे आगे सवाल पूछ लिया जाता है कि अग्निकांड होता क्यों है? इन सभी सवालों पर अब मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो आइए हम अब उन सवालों को समझते हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि आग गर्म क्यों होता है? ये सवाल बड़ा मज़ेदार है। आग ही गर्म क्यों होता है? आग से ही गर्मी और आग ही गर्म क्यों होता है? दोस्तों, जब जिस समय किसी ईंधन को, अब ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो जलकर हमें ऊर्जा और ऊष्मा देती हैं। वो सारे के सारे चीज़ ईंधन है। तो जब ईंधन को जलाया जाता है, तो जलने के बाद में वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, आप अपने कॉपी में लिख के इसे याद भी कर लेंगे। CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बनने पर अब होता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में, कि जब ईंधन जलता है तो ऑक्सीजन रखता है। जब ईंधन जलता है तो ऑक्सीजन, जब बिना ऑक्सीजन के आग तो जलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन होता है और ईंधन में कार्बन होता है। ईंधन में क्या होता है? कार्बन होता है। तो ईंधन में कार्बन और बाहरी ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें ऊर्जा निकलता है और ऊष्मा निकलता है। तो ये जो ऊष्मा होता है और जो एक नया पदार्थ बनता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी, उसमें अस्थायित्व का गुण होता है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा निकलने के कारण आग क्या होता है? गर्म होता है। आग क्या होता है? गर्म होता है। अगला सवाल है कि आग पर, अब चूंकि जब आग गर्म होता है, समझ लिए, अब आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? कैसे कंट्रोल करेंगे आग को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि आग के आसपास जो भी ऑक्सीजन है उसे सोचेंगे कि आग तक पहुंचने से रोकें, उसे आग तक पहुंचने से रोकें। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ को वहां से हटा दें। जो पदार्थ तुरंत जलते हों, बहुत ज़्यादा जलते हों, जो भी जलने वाले पदार्थ तुरंत आग से अलग करें। और वैसे पदार्थ वहाँ पर रखें जिसका ज्वलनताप काफ़ी उच्च हो, उसे उस क्षेत्र में रख दे ताकि वो जले नहीं, और जो जल रहा है उसके प्रभाव को भी कम करे। तो इस तरह से हम आग पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल है कि जलती हुई वस्तु पर पानी फेंक देने पर वह बूझ क्यों जाती है? अब वस्तु जब जरल गाँव में कोनो वस्तु जब जरे लगल कहीं भी, तो पानी फेंक देने पर बुझा जाले कि ना? बुझा जाले। तो यह बस जानना कि काहे बूझ जाता है, बुझता है काहे, ये बात पर जानना है हमको। तो हम चलिए अब समझते हैं कि बूझ काहे जाता है। तो बुझता इसलिए कि जब आप पानी डाल दीजिएगा किसी वस्तु पर, जैसे ही आप पानी डालिएगा वह वस्तु को क्या करेगा? ठंडा करेगा। और ठंडा करेगा, और ठंडा करके तुरंत गर्म होकर जलवाष्प बनाएगा। जलवाष्प उस चारों एरिया को तुरंत से आवरण की तरह ढक लेगा। ढकते ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और चीज़ जलना
बंद कर देगा। तो इस तरीके से पानी फेंकते ही वह वस्तु क्या हो जाती है, जलना बंद कर देती है। आई होप इसको आप बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से आपका यह क्लास रहा। एक टॉपिक है अग्निशामक। अब अग्निशामक क्या है कि जो वैसा यंत्र जो कि आग को बुझाने में मदद करती है उसे ही अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि ईंधन के जलने पर जो जन्म लेता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर वातावरण में इतनी गर्मी के कारण बना हुआ है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके भी आविष्कार के, इसके भी खोज के बारे में हमने कहानी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे उच्च दाब पर, बहुत ज़्यादा दाब देकर इसे अग्निशामक यंत्र में भर दिया जाता है। आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे, किसी बस में सफ़र किए होंगे, या फिर किसी भी बड़े ऑफिस में कहीं जाते होंगे, किसी ऑफिस में, तो देखते होंगे वहाँ पे एक लाल कलर का एक सिलेंडर सा लगा हुआ है दीवार के बगल में कहीं ना कहीं। वो क्या है, अग्निशामक एक यंत्र है। या फिर गांव में बुझने के लिए पानी वाला नहीं आ जाता है, वो है, तो उसमें तो खैर पानी रहता है, लेकिन वहाँ आप देखिएगा वो एक लाल सा ऐसा डब्बा लगा रहता है, सिलेंडर टाइप का, उसमें डंटी हैंगा लटका रहता है, वो देखते होंगे आप तो। उसमें क्या रहता है, CO2 भरा जाता है पूरे उच्च दाब पर, और अम्ल वगैरह ये सभी चीज़ें उसमें होती हैं। हाँ तो बच्चों, इसके बाद आपके ही ये पेज नंबर 11, इसी चैप्टर के पहले जो आपका चैप्टर है उसका पेज नंबर 11 में लिखा है कि हमने सीखा। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ इतने दूर में दिया होगा, बहुत सारे तथ्य इसमें हैं, आप इसे नोट करेंगे और रटने की ज़रूरत नहीं है। इस सेशन को देखने के बाद इसे आप 2-4 बार बस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यह आपके लिए हमारा अगला सेशन होगा इसके अभ्यास कार्य पर। अब एक ही क्लास में चैप्टर और अभ्यास कार्य तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको आपके चैप्टर का प्रश्न टोटल का टोटल एक कराएंगे, और वहाँ से आप प्रश्न का और हमसे PDF भी आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आप इस एंजॉय किए होंगे, इस चैप्टर को, इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य में अगले वीडियो में आपसे। तो चलिए, मज़े करिए, इसे लिखिए, पढ़िए और याद करिए, नोट्स बनाइए अपना और बूस्ट करिए अपने आप को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।